सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं आपका उपेंद्र कुमार टेक क्लासेज मोतिहारी के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों का बेहतरीन सॉल्यूशन, जिसे हम आपके साथ साझा करेंगे। तो आइए देखते हैं 2024 के चौथा शिफ्ट का 20 फरवरी का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड गैस के विरुद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ था। काफी लॉलीपॉप क्वेश्चन है। यहां देखेंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था किसके विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो था ये सबसे पहले कहां हुआ था? पंजाब में। क्लियर, ये कांड हमारा पंजाब में हुआ। और इसके विरोध में आखिर लोग क्यों एकत्रित हुए थे? तो एक कानून था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट, और ये जो कानून था सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में इस कानून को पारित किया गया। और इस कानून में यह प्रावधान रखा गया कि बिना अपील और बिना दलील और फिर बिना वकील, यानी इन तीनों में से आपको कभी भी इन तीनों का मौका नहीं दिया जाएगा। बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का। अर्थात अगर गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को आपके ऊपर शक होती है कि आप उसके विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हैं, तो वह आपको शक के आधार पर 3 महीने के लिए जेल में बंद कर सकता है। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जिसे हम नजरबंद के नाम से जानते हैं। क्लियर, तो इसी कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में लोग एकत्रित होकर और इसका विरोध कर रहे थे। बट एक ऐसा कांड हुआ जिसमें सैकड़ों के तादाद में लोग मारे गए। और ये जो जनरल डायर की जो गलती है ये काफी बड़े गलतियों में शामिल होती है। बट ब्रिटिश सरकार ने इस जनरल डायर को सम्मानित किया था। लेकिन सरदार उधम सिंह द्वारा 1940 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो जिम्मेवार था जनरल डायर, गोली से उनको मार दिया गया। किसके द्वारा? उधम सिंह के द्वारा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो जाता है तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? क्लियर। राज्यसभा का, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के सभापति के बारे में उल्लेखित किया गया है। तो वही कह रहा है कि जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो जाए किसी भी कारण से, चाहे वह विदेशों में जाए या मृत हो जाए या इस्तीफा दे दे, तो ऐसे सिचुएशन में राज्यसभा के सभापति का मतलब समझ रहे हैं? राज्यसभा के सभापति का मतलब होता है भारत का उपराष्ट्रपति। और भारत का वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। क्लियर। भारत का वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। क्लियर। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 64 में इसका उल्लेख किया गया है। तो क्वेश्चन यही है कि जब ये राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो जाए तो उसके बाद उस कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन पहला है लोकसभा का अध्यक्ष। जी नहीं, राज्यसभा का अध्यक्ष कभी लोकसभा का अध्यक्षता नहीं कर सकता, और लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है राज्यसभा की सदन की अध्यक्षता नहीं करता है। ये अलग बात है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, तो वहां पे लोकसभा अध्यक्ष उस सदन की अध्यक्षता का बैठक करते हैं, उस संयुक्त बैठक का। क्लियर। भारत का राष्ट्रपति भी बिल्कुल गलत होगा। राज्यसभा का उपाध्यक्ष। क्लियर। राज्यसभा का वरिष्ठतम सदस्य, ये भी हमारा गलत होगा। राज्यसभा का उपाध्यक्ष होगा। क्लियर। अध्यक्ष नहीं रहे तो उपाध्यक्ष। क्लियर। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं रहे तब हमारा ये ऑप्शन सही होगा। बट ये हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना का समयावधि क्या था? क्लियर। पंचवर्षीय योजना, अभी तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन किया जा सका है, जिसमें आपको 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2007 से 2012 था। इस पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ विकास, गरीबी उन्मूलन जैसे बहुत सारे मुद्दे पे चर्चा किया गया, और इसका मुख्य लक्ष्य यही था। क्लियर। तो इस योजना का कार्यकाल 2007 से 2012 है। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? क्लियर। यह हमारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, देखिए ये जो होता है इसी कानून के आधार पर भारत के सभी बैंकों को नियंत्रित किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। क्लियर। या अगर कोई भी बैंक इनके नियमों के अधीन नहीं चल रहा है तो उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। क्लियर। तो ये जो कानून था पहली बार कब पारित हुआ? 1949 में। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से आगा खा कप का संबंध किससे है? देखिए, कबड्डी एक ऐसा खेल है, अगर कोई कप हो रहा है तो उसके नाम में अगर कबड्डी है, उसके नाम में निश्चित है कि कबड्डी आपको रहेगा, तो समझिए वो हमारा कबड्डी से संबंधित खेल है। क्लियर? क्रिकेट से संबंधित जो खेल है, क्रिकेट से संबंधित जो खेल है, जैसे रणजी ट्रॉफी, उसके बाद आपको दिलीप ट्रॉफी, उसके बाद आपको ईरानी ट्रॉफी, उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी। क्लियर? इन सभी ट्रॉफियों का संबंध हमारा क्रिकेट से है। क्लियर? हॉकी का संबंध सबसे पहले कहां है हमारा? जैसे हॉकी का संबंध आगा खां कप से। क्लियर? आगा खां कप से, हॉकी का संबंध आगा खां कप से। उसके बाद मेजर ध्यानचंद कप से, मेजर ध्यानचंद, इन सभी का संबंध हमारा हॉकी से है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस धर्म की जनसंख्या सबसे अधिक है, अर्थात बहुसंख्यक है? तो भारत में सबसे अधिक बहुसंख्यक कौन है? तो भारत में सबसे अधिक बहुसंख्यक हिंदू है, 1 नंबर पे। हिंदुओं की आबादी भारत में लगभग 97 करोड़ के आसपास है। क्लियर? 97 करोड़, जो भारत की कुल हिस्सेदारी में 79.8% का हिस्सेदार है। क्लियर? उसके बाद 2 नंबर पे आता है हमारा मुस्लिम। भारत में दूसरे नंबर पे जनसंख्या के मामले में मुस्लिम आते हैं और तीसरे नंबर पे जनसंख्या के मामले में ईसाई आते हैं। क्लियर? तो हमारा क्वेश्चन क्या है? किस धर्म की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो बिल्कुल यहाँ पे हिंदू होगा। अगला क्वेश्चन, जून 2023 में निम्नलिखित में से किसे स्पिनोजा पुरस्कार, जिसे कभी कभी डच नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, से किसे सम्मानित किया गया था? तो हमारा यहाँ पे जोईता गुप्ता को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है? क्लियर? भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य यहाँ पे देखेंगे सिक्किम है हमारा। क्लियर? सिक्किम की सबसे कम आबादी है, कितना? लगभग 6 लाख आबादी है। किसका? सिक्किम का। क्लियर? तो सिक्किम का लगभग 6 लाख आबादी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से है? क्लियर? सबसे पहले देखेंगे भाग 1 का संबंध। तो भाग 1 का संबंध भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से है। क्लियर? राज्य क्षेत्रों से है। संघ का मतलब हुआ अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लेकर पुडुचेरी, चंडीगढ़ जैसे संघ क्षेत्र हुआ, और राज्य क्षेत्रों का मतलब हुआ भारत के वर्तमान में जो 28 स्टेट है उसके संबंध किससे है? भारत के राज्य क्षेत्रों से। क्लियर? तो भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा किया गया है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया है। नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया है अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में, और संघ राज्य क्षेत्र का चर्चा किया गया है अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में। उसके बाद भाग 3 आता है। तो भाग 3 की जो चर्चा होती है, भाग 3 में सबसे ज्यादा मौलिक अधिकार है हमारा। क्लियर? भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा है, और यह मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। उसके बाद भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। क्लियर? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर? तो देखिए, नीति निर्देशक तत्व जो है मेनली राज्यों के लिए बनाया गया है। राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि अगर आपके पास संसाधन अधिक मात्रा में है तो आप उस संसाधन को सामान्य तरीके से और समता मूलक तरीके से आप उसको बंटवारा कर सकते हैं। क्लियर? जैसे ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में कहा गया है, तो वहां पे ग्राम पंचायत में क्या होता है? मेनली होता है कि संसाधनों का विकेंद्रीकरण किया जाता है। संसाधनों का विकेंद्रीकरण। क्लियर? अगला क्वेश्चन है मेरा, किसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीतते हैं, अर्थात स्कोर दोनों का कितना हो जाता है? 40-40 के बराबर होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे ड्यूस कहा जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, 1866 ईस्वी में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंडस ने तत्कालिक ज्ञात तत्वों को किसके क्रम में व्यवस्थित किया? और जिस क्रम में व्यवस्थित किया उसे न्यूलैंडस के अष्टक नियम के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो सबसे पहले इन्होंने देखा और वे अपने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाए, और जब बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाए तो प्रत्येक 8वां तत्व जो होता था समान रूप से होता था।
उनका गुण धर्म जो होता है, प्रॉपर्टी होता था, समान होता था। तो इसीलिए प्रत्येक 8वें तत्व पे उनका गुण धर्म समान होता था। इसीलिए एक नए नियम का खोज हुआ जिसे न्यूलैंडस के अष्टक नियम के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, हॉर्नबिल उत्सव निम्नलिखित में से कौन सी मूल जनजाति अपने संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती है? हॉर्नबिल उत्सव जो होता है किसके द्वारा मनाया जाता है और ये कौन सी जनजाति है जो अपनी इस परंपराओं का नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष प्रदर्शन करते आती है? क्लियर। तो हॉर्नबिल जो उत्सव है, नागा जनजाति जो है प्रत्येक वर्ष अपने प्रदर्शन के माध्यम से उसे संचालित करते आ रही है और ये नागा जनजाति भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में पाया जाता है। क्लियर। उसके बाद जो गोंड जनजाति है मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान जैसे क्षेत्रों में, भील जो जनजाति है महाराष्ट्र में, ये गोरा जो जनजाति है भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय वगैरह में पाया जाता है। क्लियर। ये सभी जनजाति अपने अपने क्षेत्र में पर्व मनाती है। अगला क्वेश्चन है मुंडारी नृत्य। क्लियर। मुंडारी नृत्य कहाँ मनाया जाता है, इसका संबंध किससे है? तो सबसे पहले देखेंगे कथक नृत्य कहाँ, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। क्लियर। झारखंड मुंडारी, छऊ। क्लियर। उसके बाद केरल, केरल में क्या मनाया जाता है? कथकली। क्लियर। अगला क्वेश्चन है मेरा, हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई और पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 66 के बीच थी। इस पंचवर्षीय योजना का समय है। तो ये जो 1965 में हरित क्रांति की जो शुरुआत होती है, हरित क्रांति का शुरुआत किसके द्वारा किया जाता है? एमएस स्वामीनाथन के द्वारा किया जाता है और ये जो तीसरा पंचवर्षीय योजना था इसी के समय से इसका संबंध रखा गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? क्लियर। उत्तर पश्चिम देश। सबसे पहले हम इस तरह से आकृति का निर्माण करेंगे और ऊपर वाला पार्ट मेरा नॉर्थ है, साउथ है, उसके बाद ये हमारा वेस्ट है और ये हमारा ईस्ट है। तो इसके बीच वाला पार्ट जो क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा, सॉरी नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा। इसके बीच वाला साउथ वेस्ट कहलाएगा, इसके बीच वाला नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। क्लियर। तो क्वेश्चन क्या है कि उत्तर पश्चिम यानी उत्तर पश्चिम। तो ये जो हमारा पार्ट है भारत का पश्चिमोत्तर पार्ट अफगानिस्तान और पाकिस्तान से सटा हुआ है। क्लियर। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से भारत के पश्चिमोत्तर राज्यों से लगती है। क्लियर। म्यांमार और नेपाल की सीमा, म्यांमार भारत के पूरब में है जिसकी वजह से उसका सीमा लगा है। ये भारत के लगभग ये भी पूर्वोत्तर में ही आएगा। नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार भारत के पूर्वी भाग में है। चीन, भूटान, नेपाल ये भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सटे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? वर्तमान भारत, कलसी जो है हमारा महाराष्ट्र, गिरनार जो है, मस्की जो है, ये हमारा तीनों क्षेत्र कहाँ है? भारत में है। लेकिन ये जो कंधार है कहाँ है? अफगानिस्तान में है। क्लियर। अफगानिस्तान। तो क्वेश्चन है कि यही कंधार शिलालेख जो है हमारे भारत में नहीं है और ये जो शिलालेख है द्विभाषी शिलालेख है। द्विभाषी का मतलब है कि ये ग्रीक भाषा में भी पाया जाता है, शिलालेख मिला है और अरामाइक भाषा में भी मिला है। क्लियर। अरामाइक भाषा में भी यहाँ पे शिलालेख का निर्माण हुआ है। क्लियर। अगला क्वेश्चन मेरा 17 नंबर, किस भारतीय नृत्य कलाकार ने छऊ नृत्य के लिए वर्ष 2018 में, देखिए क्वेश्चन कहाँ का है? 2024 का है। पूछा कहाँ से है? 2018 में। इस करंट का भाई कोई हद ही नहीं है। 2018 में संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार जीता। इसको कोई बना पाया होगा? क्वेश्चन देखिए, एग्जाम 2024 का और ये कहां से क्वेश्चन आ रहा है? 2018 से। 5-5 साल 6-6 वर्ष का आप करंट पढ़िएगा? नहीं पढ़ पाइएगा। क्लियर। तो ये हमारा जो आंसर होगा तपन कुमार पटनायक होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 एशियाई खेल की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? तो एशियाई खेल की मेजबानी किसके द्वारा? जापान के द्वारा किया जाएगा। क्लियर। जापान में कहा? नगोया में इस खेल का मेजबानी किया जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है मेरा, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित रविशंकर, याद कीजिए पिछले शिफ्ट में मैंने आपको बताया था कि पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है, सितार वादक। और इसी उपलब्धि के लिए इन्हें 1999 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्लियर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सितार से संबंधित है। क्लियर। यहाँ पे सरोद जो है अमजद अली खान से संबंधित है, अमजद अली खान से संबंधित। क्लियर। यहाँ पे देखेंगे अभी तक भारत में कुल कितने शास्त्रीय संगीतकारों को भारत रत्न मिला है? तो अभी तक भारत में
कुल 3 शास्त्रीय संगीतकारों को भारत रत्न मिला है। पहला है सुब्बा लक्ष्मी, इन्हें 1998 में भारत रत्न मिला था। उसके बाद दूसरा है कौन? पंडित रविशंकर, इन्हें भारत रत्न कब मिला? 1999 में मिला था। तीसरा है बिस्मिल्लाह खां, क्लियर, बिस्मिल्लाह खां, इन्हें भारत रत्न कब मिला? तो 2001 में मिला। ये 3 ऐसे शास्त्रीय संगीतकार हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है मेरा। वर्ष 2023 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक पीएम किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया है। जीपीटी का एक रूप है ये चैटबॉट लॉन्च किया, जो ऑटोमेटिक आपसे जवाब सवाल करेगा, लॉन्च किया है, जो किसानों को पीएम किसान योजना से संबंधित उनकी शिकायतों के लिए एक ही जगह पर सारा समाधान प्रदान करेगा। क्लियर? तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा किसान ई मित्र। क्लियर? किसान ई मित्र। आज का शिफ्ट हमारा खत्म होता है, फिर हम मिलते हैं नए शिफ्ट के साथ। जय हिंद।